हेलो फ्रेंड्स एंड यू वेलकम बैक टू दिस क्वेश्चन बैंक सीरीज़ जो कि संगीत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप म्यूज़िक टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का आंसर तो मिलता ही है, साथ के साथ हम उसके ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं कि आपको इस वीडियो से नोट्स बनाने हैं, और अगर नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसको रिपीट पे देखो, रिवाइज करो, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पर लिख दो। अब आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। सवाल है कि ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियां प्रचलित है। बेसिकली प्रचलित तो नहीं बोलना चाहिए, अगर कितनी बानियां हैं ये पूछ लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन पहला है 3, 2, 5 और 4। उत्तर जानने से पहले ध्रुपद को थोड़ा जान लेते हैं। ध्रुपद का आविष्कार 15वीं शताब्दी में मान सिंह तोमर ने किया, जो कि ग्वालियर के राजा थे, और इनकी बुक का नाम है मान कोतूहल। और मान कोतूहल के बारे में कहा जाता है कि उनके राज्य के, क्योंकि ये ग्वालियर के राजा थे, तो वहाँ के जो विद्वान थे उन सबको बुलाकर और उनके सपोर्ट से इस ग्रंथ को लिखा गया। और इसी मान कोतूहल बुक की टीका फ़कीरुल्लाह ने लिखी, जिस बुक का नाम था संगीत दर्पण। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि संगीत दर्पण नामक बुक 2 है। एक बुक तो फ़कीरुल्लाह ने लिखी है जो कि मान सिंह तोमर की बुक मान कोतूहल की टीका है, और एक बुक लिखी है दामोदर पंडित ने, और उस बुक का नाम भी संगीत दर्पण ही है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें स्वरों का संबंध पशु पक्षियों से जोड़ा गया है, साथ के साथ शुद्ध छायालक संकीर्ण और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। नाम एक है लेकिन राइटर एक नहीं है, लेखक अलग अलग है, और सबसे बड़ा अंतर ये है कि एक बुक जो है वो टीका है। किस बुक की? मान सिंह तोमर की बुक मान कोतूहल की। बेसिकली टीका होती क्या है? जब कोई ग्रंथ लिख दिया जाता है और उस ग्रंथ को जब कोई अन्य अपनी भाषा में डिकोड करे, उसका अर्थ बताने की कोशिश करे, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करे, तो इसको टीका कहते हैं। मतलब बेस ग्रंथ तो पुराना वाला ही है, लेकिन उसके आधार पर एक और ग्रंथ रचा गया ताकि उस ग्रंथ से संबंधित चीजें स्पष्ट हों, और साथ ही जिन चीजों पर प्रकाश नहीं डाला गया है वो सारे स्थान प्रकाशित हो उठें। कि जब भी किसी ग्रंथ की टीका की जाती है तो वो टीका उस मेन ग्रंथ को समझने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है। अब लौटते हैं दोबारा से ध्रुपद की तरफ। ध्रुपद का गायन गंभीर है और इसकी भाषा हिंदी, उर्दू, ब्रजभाषा, मेनली ब्रजभाषा होती है, और इसके रस हैं वीर, श्रृंगार और शांत रस। बेसिकली शांत रस जब भी सुनते तो याद आ जाता है भरत का नाट्य शास्त्र, और जहाँ पर जैसे एग्जामिनर मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि भरत ने कौन सा रस को रस नहीं माना था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने शांत रस को रस ही नहीं माना था, और उन्होंने टोटल 8 रस माने थे। 9 रस होते हैं और 9 रस में से उन्होंने सिर्फ 8 रस माने हैं। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, जिनमें है स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। ये 4 भाग ध्रुपद के माने जाते हैं। और ध्रुपद की ताले भी याद कर लो कि ये किन किन तालों में गाया जाता है, जिनमें नाम है चौताल, सूलफाक, झंपा, तीव्रा, ब्रह्मताल और रुद्रताल। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं होता। अब पीछे लौटेंगे क्वेश्चन की तरफ, और इसका सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ध्रुपद की मेनली 4 बानियां होती हैं, और जिनका नाम है गोबरहार, खंडार, डांगुर और नौहार बानी। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कह के बुलाते थे, और अगर आपने तानसेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि उनको भी कलावंत कह के ही बुलाया जाता था। लेकिन बाद में ध्रुपद गायकों के भेद उनके 4 बानियों यानी कि उनकी वाणियों के आधार पर किए गए, जिनके नाम हमें मालूम ही हैं, गोबरहार, खंडार, नौहारी और डांगुर। ये तो हमको मालूम ही है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन 4 वाणियों में से राजा पद की बानी कौन सी है, तो आपके पास जवाब होगा। खैर नहीं है तो अब हो जाएगा, क्योंकि इन 4 बानियों के 4 पद निर्धारित किए गए हैं।
इसका जवाब होगा गोबरहार बानी। गोबरहार बानी को राजा का पद दिया गया है। इसको याद कैसे करना है? गोबरहार बानी के लिए जैसे इस वर्ड को देखो तो गाय याद आ जाती है, एंड वी ऑल नो कि गाय का रोल हमारी इंटायर लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसी से याद हो जाता है कि यानी कि गोबरहार राजा। वहीं अगर नौहारी बानी की बात करें तो इसको सेवक का पद दिया गया है, और डांगुर बानी की बात की जाए तो इसे मंत्री का पद दिया गया है, और खंडारी बानी को सेनापति का पद दिया गया है। नौहारी बानी के लिए नौकर, क्योंकि सेवक पद। तो जब भी आप इस वर्ड को पढ़ते हो तो माइंड में नौकर वर्ड को जोड़ लो। जितनी बार पढ़ोगे माइंड में रिपीट करते रहो तो आपको एकदम याद हो जाएगा। नौहारी नौकर, इतना सिंपल है। डांगुर बानी के लिए DM, डायरेक्ट मैसेज नहीं, मतलब डांगुर और मंत्री। जैसे किसी जगह को सुरक्षित रखने के लिए सेना लगाई जाती है, और सेना सेनापति के डायरेक्शंस पर ही वर्क करती है। या फिर ये मान लो कि अगर सेनापति होगा, सेना होगी, तो वो जगह खंडर नहीं बनेगी। तो खंडारी बानी और सेनापति, इन चारों बानियों को एक साथ याद रखने का भी एक निमोनिक है, विच इज GK डन। यानी G फॉर गोबरहार बानी, K फॉर खंडारी बानी, D फॉर डांगुर बानी, N फॉर नौहारी बानी। बानियों को और उनके वर्गों को याद करने की मैंने आपको ट्रिक समझा दी है। बेसिकली ये जितनी भी ट्रिक्स हैं, इन सबको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको सीधा याद आ जाएगा कि आपने इसको कैसे समझा था। इतना समझ लिया है तो अब इन 4 बानियों के प्रवर्तकों के नाम भी लिखो। खंडारी बानी के प्रवर्तक हैं राजा समोखन सिंह। डांगुर बानी के प्रवर्तक हैं ब्रह्मचंद। नौहारी बानी के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। और गोबरहार बानी के प्रवर्तक हैं खुद तानसेन। कभी कभी पूछ लेते हैं कि तानसेन ध्रुपद की किस बानी के गायक थे, तो याद रखना गोबरहार बानी। गोबरहार बानी राजा पद की। उम्मीद है जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं उन सभी के आप नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, क्योंकि ये सब कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर ज़्यादा इधर उधर भटकाकर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं वही टॉपिक बताती हूँ जिसका एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और नोट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स ज़रूर बनाओ। आई होप दिस हेल्प यू।